Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study an important topic of phase rule, that is a derivation of Gibbs phase rule. हमने ये देखना है कि F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, जिसको हम स्टडी करते आ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट कंटेंट है फेज रूल का। और आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि ये इक्वेशन हमने प्रूव कैसे की। सो वी विल प्रूव here that f is equal to c minus p plus 2. We suppose here कि हमारे पास एक जो सिस्टम है, हेट्रोजीनियस सिस्टम है, उनके जो फेजेज हैं या उनके कंपोनेंट हैं, फेजेज और कंपोनेंट में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है, लेकिन इनमें कुछ कंडीशन हैं। और वो कंडीशन ये है कि हम ये सपोज करेंगे कि उनके ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्सेस का कोई इफेक्ट नहीं है। देन वी कैन सी रिलेशन किसके दरमियान, एफ सी पी के दरमियान हम रिलेशन देख सकते हैं, यानी कि इस इक्वेशन को फिर हम डिराइव कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। सो दिस रूल स्टेट दैट इफ द इक्विलिब्रियम इन heterogeneous system is not affected by gravity or by electrical and magnetic forces, then the number of degree of freedom f of the system is related to the number of components c and the number of phases, or phases वो that are existing at equilibrium with one another. So then we can show these parameter, degree of freedom, component, phases by this equation f is equal to c minus p plus 2. अब हम इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए we consider a system of c components. हमारे पास ये सिस्टम है जो कि फिगर 1 में शो किया है। तो इसमें c कंपोनेंट्स हैं, यानी कि कोई कंपोनेंट है C1 ओवरऑल, यानी कि टोटल कंबाइन करेंगे C कंपोनेंट है, और जो सब कंपोनेंट क्या हुए C1 C2 C3 C4 C5 अप टू CC कंपोनेंट है। C1 से CC तक कंपोनेंट्स हैं इस सिस्टम के अंदर मौजूद है। एंड दीज कंपोनेंट्स C1 C2 C3 अप टू CC, these components are distributed between P phases. कितनी फेजेस हैं जी, P फेजेस, अल्फा फेज, बीटा फेज, गैमा फेज, पार्शियल फेज एंड अप टू P फेजेस। तो ये P फेजेस में ये कंपोनेंट जो है ना डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि C1 कंपोनेंट is present in alpha phase and C component also present in beta phase, and C1 component is also present in gamma phase, partial phase and up to P phases. तो C1 जो है ये मौजूद है। और इसी तरह जो दूसरा कंपोनेंट है सिस्टम का C2, वो भी अल्फा फेज में, बीटा फेज में, गैमा फेज में, पार्शियल फेज में और P फेज में, सब फेजेज में ये भी मौजूद है। इसी तरह C3 कंपोनेंट्स ये भी इन फेजेज में मौजूद है, और अप टू CC, यानी CC कंपोनेंट को देखें तो ये भी हर फेज में मौजूद है। सो वी कैन से हियर C कंपोनेंट्स दैट इज C1 C2 C3 अप टू CC डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन P फेजेज। फेजेज कौन सी है, अल्फा बीटा गैमा पार्शियल अप टू P फेजेज। Assume that passage of a component from one phase to another does not constitute a chemical reaction. यहाँ एक और assumption हम ले रहे हैं कि जो कंपोनेंट अल्फा फेज से बीटा फेज में जा रहा है, या बीटा से गैमा में जा रहा है, या गैमा से पार्शियल में जा रहा है, तो ये मूव जो इनकी मूवमेंट है वहाँ कोई केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेगी। यानी कि C कंपोनेंट की अमाउंट बीटा में जब जाएगी तो बीटा में वहाँ कोई केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेगी। इसी तरह C1 कंपोनेंट की अमाउंट जब गैमा फेज में जाएगी वहाँ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगी। सिमिलरली C2
C3 और C कंपोनेंट्स जैसे जैसे फेज में मूव करते जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे या पास होते जाएंगे फ्रॉम वन फेज अल्फा टू बीटा, बीटा टू गैमा, गैमा टू पार्शियल अप टू पी फेजेस, दे नॉट शो एनी केमिकल रिएक्शन. The state of each phase of the system is completely specified by the variables. कौन कौन से variables हैं? Temperature, pressure and composition of each phase. अगर हम सिस्टम की हर फेज को स्टडी करना चाहें, इनकी स्टेट को स्टडी करना चाह रहे हैं, अल्फा फेज को या बीटा फेज को स्टडी करना चाह रहे हैं, गैमा फेज को स्टडी करने जा रहे हैं, पार्शियल फेज को या पी फेज को, तो ये वेरिएबल जो है ये इन पे डिपेंड करेगी इनकी स्टेट. कौन कौन से वेरिएबल हैं जी? एक है टेम्परेचर, इसका क्या होगा, इस फेज का प्रेशर क्या होगा, और इनके अंदर जो है जो हम कंपोनेंट हैं इनकी कंपोजिशन क्या होगी, C1 कितना होगा, C2 कितना होगा, C3 कितना होगा, अप टू CC कंपोनेंट कितने होंगे. इसी तरह हर फेज के केस में यानी हर फेज की जो स्टेट है वो उसको स्पेसिफाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए we need temperature, pressure and the composition of the components, हर फेज को एक्सप्लेन करने के लिए. In other words, the state of each phase is specified by, कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर. अभी अल्फा फेज में जो C1 कंपोनेंट है उनके मोल फ्रैक्शन, कंपोनेंट C2 के मोल फ्रैक्शन अल्फा फेज में, और इसी तरह C कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन अल्फा फेज में. और नेक्स्ट जो फेज आ गई बीटा फेज, इस फेज का टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, और इसके C1 कंपोनेंट के मोल्स कितने हैं बीटा फेज में, C2 कंपोनेंट के कितने मोल हैं बीटा फेज में, C कंपोनेंट के कितने मोल हैं बीटा फेज में. सिमिलरली आप P तक चले जाए तो हम P में देखेंगे, P फेज में यानी कि इस फेज में C कंपोनेंट के कितने, C1 कंपोनेंट कितने मोल फ्रैक्शन है, C2 के कितने मोल फ्रैक्शन है, C3 के, और इसी तरह टेम्परेचर और प्रेशर. तो देन वी कैन explain the state of each phase of this system. Thus total number of variables. अब total number of variables कितने हो गए? यहाँ जो total variables बनेंगे, कंपोनेंट है हमारे पास C और हमारे पास फेजेज हैं P और प्लस 2. तो टोटल वेरिएबल्स यानी कि इसी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें टोटल जो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोनेंट्स और ऑन द बेसिस ऑफ द फेजेस, और जो टेम्परेचर और प्रेशर है उनकी बेसिस पे हमें टोटल जो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी इस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए वो होंगे CP प्लस 2. However, in equation number 2, all the variables are not independent. Equation number 2 जो हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है, दिस इक्वेशन नंबर 2, इनकी बात हो रही है. इन इक्वेशन नंबर 2 all the variables are not independent, सारे इंडिपेंडेंट नहीं है. So we will have put some restrictions. तो इस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन पुट करनी पड़ेगी. और रिस्ट्रिक्शन क्या है? देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस मीन्स सम थिंग्स आर फिक्स्ड इन सिस्टम व्हेन सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम. जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो हमें कुछ चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी जिनको हम रिस्ट्रिक्शन का नाम दिया है. और रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन नंबर फर्स्ट, मोल फ्रैक्शन रिस्ट्रिक्शन. ये क्या है? इसको हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन, सम मीन यहां SUM में सम प्लस करना, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इन ईच फेज विल बी इक्वल टू यूनिटी. हर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन को आप सम अप करें तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? यूनिटी होगा. यानी कि ये है हमारे पास फेज, अल्फा फेज है, इसके अंदर C1 कंपोनेंट
के मोल फ्रैक्शन को जमा करें, C2 के मोल फ्रैक्शन को, C3 के मोल फ्रैक्शन को, CC मोल फ्रैक्शन, सारे मोल फ्रैक्शन को सम अप करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा? यूनिटी। और इसी तरह बीटा फेज के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन को सम अप करेंगे, यूनिटी रिजल्ट आएगा। यानी कि इक्विलिब्रियम के लिए ये ज़रूरी कंडीशन है जो हमें इम्पोज करनी पड़ेगी। और इन द सेम वे C1, C2, C3, CC जितने भी कंपोनेंट हैं इनके मोल फ्रैक्शन को इस फेज गैमा में सम अप करेंगे तो रिजल्ट यूनिटी होना चाहिए। सो वी कैन राइट हेयर कंपोनेंट x1 अल्फा प्लस x2 अल्फा, ये मीन C1 कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन अल्फा फेज में प्लस C2 कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन अल्फा फेज में प्लस C3 कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन अल्फा फेज में एंड सो ऑन। और इसी तरह C1 कंपोनेंट के मोल बीटा फेज में और C2 कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन बीटा फेज में, C3 कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन बीटा फेज में, ये भी दे ऑल शुड बी इक्वल टू यूनिटी। इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट हियर, सम अप करें तो रिजल्ट इनका क्या आएगा? 1 आएगा। फॉर ऑल द पी फेजेस सेपरेटली, हर फेज के लिए मोल फ्रैक्शन को सम अप करेंगे, रिजल्ट यूनिटी आएगा। thus देयर आर पी रिलेशन ऑफ दिस टाइप। अब हमारे पास कितनी फेजेज हैं? पी फेजेज हैं। तो इस तरह के रिलेशन मोल फ्रैक्शन के कितने बनेंगे? जितनी फेजेज हैं। पी फेजेज हैं तो मोल फ्रैक्शन के जो हम टर्म यूज कर रहे हैं रिलेशन, यानी कि अल्फा फेज में एक रिलेशन हुआ, बीटा फेज का रिलेशन हुआ, गैमा अप टू पी फेजेज है, तो टोटल रिलेशन जो है ये भी कितने हो जाएंगे? पी। सो टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन रिस्ट्रिक्शंस इक्वल टू नंबर ऑफ फेजेस, नंबर ऑफ फेजेस। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन, नेक्स्ट जो रिस्ट्रिक्शन है वो है केमिकल पोटेंशियल। For complete equilibrium to exist between two phases, the chemical potential of each species must be the same in each phase। यानी कि केमिकल पोटेंशियल कंडीशन ये है कि इक्विलिब्रियम हम कहते हैं जी अल्फा और बीटा में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है, तो यहाँ ये कंडीशन ये पुट करनी पड़ेगी, जो केमिकल पोटेंशियल C1 कंपोनेंट की अल्फा फेज में है वही केमिकल पोटेंशियल बीटा फेज में होगी। इसी तरह C2 कंपोनेंट की जो केमिकल पोटेंशियल अल्फा फेज में है वही केमिकल पोटेंशियल बीटा फेज में होगी। सो वी कैन राइट हियर केमिकल पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन अल्फा फेज इज इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन बीटा फेज इज इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल ऑफ C1 कंपोनेंट इन गैमा फेज, ऑल दे आर इक्वल, सेम होंगे। We see that there are P-1 separate equations। इस बेस में यानी केमिकल पोटेंशियल की बेस पे अगर हम रिलेशंस को देखें तो हमारे पास कितने रिलेशन बनेंगे? P-1। P-1 कैसे आएगा? यानी कि हम सपोज कर लेते हैं P ये टोटल फेज 6 है, सपोज कर लिया, यानी कि 1 फेज, ये सेकंड फेज, थर्ड फेज, 4 फेज, 5th एंड 6th 1 फेज, टोटल फेजेज है 6। तो इनमें कितने इक्विलिब्रियम आएंगे केमिकल पोटेंशियल के हवाले से? फर्स्ट वन, दिस वन, अल्फा और बीटा के दरमियान एक रिलेशन, और दूसरा रिलेशन बीटा और गैमा के दरमियान, ये दूसरा रिलेशन, और तीसरा रिलेशन दिस वन, और चौथा रिलेशन हुआ दिस वन, पार्शियल और नेक्स्ट जो फेज है उसके दरमियान, यानी कि 5th वन, और नेक्स्ट जो है ना ये 6th वन और 5th वन फेज के दरमियान रिलेशन हुए। सपोज किया कि ये फेज 6 हैं तो रिलेशन कितने? 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ इसलिए लिखते हैं अगर टोटल फेजेस P है तो इस तरह के जो रिलेशन बनेंगे P-1, यानी कि सपोज किया अगर 6 फेजेस है तो रिलेशंस इक्विलिब्रियम वाले रिलेशन कितने बनेंगे? 5। अगर P हुए तो P-1, यानी कि जितनी फेजेस है एक रिलेशन कम होगा। तो इस तरह हैंस फॉर C कंपोनेंट्स, हमारे पास टोटल कंपोनेंट्स कितने? C, जिसको हमने मुख्तलिफ पार्ट बोला हुआ C1 C2 C3, टोटल है वैसे C। हैंस फॉर C कंपोनेंट्स द नंबर ऑफ सच इक्वेशंस आर रिलेशन इज इक्वल टू, तो फिर कंपोनेंट है हमारे पास C,
तो ये कितने हो जाएंगे रिलेशन, C इंटू P माइनस 1। ठीक हुआ, 6 फेजेस थे तो ये रिलेशन बने थे 5 एक कंपोनेंट के लिए, C1 के लिए। इसी तरह C2 है, C3 है, अप टू टोटल हमारे कंपोनेंट है C, तो इसलिए C से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और तीसरी जो कंडीशन है वो है केमिकल एफिनिटी, AF। अकॉर्डिंग टू दिस रिस्ट्रिक्शन, ये रिस्ट्रिक्शन क्या है जी, कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ईच फेज शुड नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। यानी कि जो नेक्स्ट केमिकल कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शन है, वो ये है कि C1 C2 से रिएक्ट ना करे, C2 C3 से रिएक्ट ना करे। इसी तरह कोई भी दो कंपोनेंट है, कोई तीन कंपोनेंट है, कोई भी कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में सेम फेज में रिएक्ट नहीं करेगा। इफ दे शो केमिकल एफिनिटी, अगर ये एफिनिटी शो करेंगे, देन दे विल शो केमिकल रिएक्शन। एज अ रिजल्ट कंपोनेंट्स विल चेंज देयर कंसंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब। फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और ये सिस्टम फिर फिर इसको हम स्टडी नहीं कर सकते। तो ये नेक्स्ट जो थर्ड रिस्ट्रिक्शन है कि केमिकल एफिनिटी अमंग द कंपोनेंट्स इन अ सेम फेज आर mean there is no interaction, there is no chemical affinity among the component in the same phase। इसी तरह बीटा फेज में जितने कंपोनेंट हैं इनमें कोई केमिकल रिएक्शन, अगर केमिकल रिएक्शन यानी इनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, अगर केमिकल रिएक्शन हो गया तो देन इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब और वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी, तो इसकी डेरिवेशन फिर नहीं होगी। तो नेक्स्ट जो कंडीशन इम्पोज की, AF शुड बी 0। तो ये कितने हो गए, AF यानी कि केमिकल एफिनिटी, ये हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास कंपोनेंट हैं, यहाँ ये है I मीन 1 2 3 अप टू gamma partial। दिस मीन दैट देयर आर gamma partial इक्वेशन ऑफ दिस टाइप। इस टाइप की जो केमिकल एफिनिटी जो की टाइप जो है वो गैमा होगी। Hence, total number of restricting conditions, total condition कितनी हुई, वो है P जो है that is related to mole fraction restriction, और next plus C into P minus 1, these are the related to chemical potential restrictions या रिलेशन जो डेवलप हो रहे थे, और गैमा प्राइम जो है, गैमा प्राइम दिस इज रिलेटेड टू केमिकल एफिनिटी रिस्ट्रिक्शन। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन इन इक्वेशन नंबर 7 में आ जाएंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक्चुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको गौर से देखिएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ द सिस्टम माइनस number of restrictions imposed by their interdependence। ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन ये हो सकती है, क्या हुई, F इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ द सिस्टम। टोटल वेरिएबल कितने हैं जो एक सिस्टम की स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए हमें जरूरत पड़ते हैं, टोटल, और वो इक्वेशन नंबर 3 में गिवन है। और मैनेज इसमें से मैनेज किसको करना है, नंबर ऑफ टोटल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय देयर इंटरडिपेंडेंस, ये इक्वेशन नंबर 7 में दिया गया। तो यानी कि इक्वेशन नंबर 3 में से 7 को मैनेज कर दें, दैट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। हियर वी कैन शो F इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये है जी इक्वेशन नंबर हमारे पास थर्ड वन, जो के नंबर ऑफ वेरिएबल रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ये CP प्लस 2 और माइनस P प्लस ये टोटल जो है रिस्ट्रिक्शन है, ये माइनस कर दे और इसको रीअरेंज करने के बाद ये हमें रिजल्ट मिलेगा। अब इक्वेशन नंबर जो 8 है, इसको हम कहते हैं गिब्स फेज रूल। हियर
इफ वी सपोज एज जैसे कि हमें पता है इफ द सिस्टम इज नॉन रिएक्टिव, क्योंकि हमने कंडीशन इम्पोज की है कि कंपोनेंट से रिएक्ट नहीं करेंगे, देन क्या होगा, ए एफ की वैल्यू 0 होगी। इट मीन गैमा पार्शियल विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ आप 0 पुट कर दें, देन रिजल्ट इज एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। ये था गिब्स फेज रूल जिसको हमने डिराइव किया, और गिब्स फेज रूल इक्वेशन भी इसको हम कह सकते हैं। और नेक्स्ट जो है ना न्यूमेरिकल है, और इसमें यह है कि डिटरमाइंड द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम दिए गए हैं, सजेस्ट, और ये भी सजेस्ट करना है, अच्छा सिस्टम है उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करनी है, और साथ ये भी सजेस्ट करना है, सजेस्ट द वेरिएबल्स दैट कुड करस्पॉन्ड टू दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम। उन वेरिएबल्स को भी देखेंगे जो इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ करस्पॉन्ड करते हैं। नंबर 1 क्या है जी सिस्टम हमारे पास, लिक्विड वाटर और वाटर वेपर इन इक्विलिब्रियम। लिक्विड वाटर और वाटर वेपर, इसको गौर से देखें। गिब्स फेज रूल क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। अब इसी सिस्टम को दोबारा देखें, इसमें इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कैलकुलेट करना है। कितने कंपोनेंट है, वाटर H, लिक्विड वाटर, लिक्विड H2O, वाटर वेपर्स H2O के वेपर्स, यानी कि हमारे पास कंपोनेंट एक ही है H2O, कंपोनेंट 1 हुआ, कंपोनेंट 1। और फेजेस कितनी है, एक लिक्विड फेज है और दूसरी वेपर फेज है, ये 2 फेजेस होंगे, और इस तरह ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा 1। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ 1। तो उन्होंने बोला था सजेस्ट दी वेरिएबल्स, कौन सा वेरिएबल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम से करस्पॉन्ड कर रहा है, वो ये है कि दैट इज ओनली वन वेरिएबल, टेम्परेचर या प्रेशर, इनमें से एक चाहिए सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है जी लिक्विड वाटर वाटर वेपर, है वही लिक्विड वाटर वाटर वेपर, लेकिन यह कंडीशन इंपोज कर दी गई इन इक्विलिब्रियम एट अ प्रेशर ऑफ 1 atm। यहाँ प्रेशर फिक्स कर दिया गया है, प्रेशर क्या कर दिया गया, फिक्स, यानी कि 2 जो वेरिएबल थे 2, ये वेरिएबल एक प्रेशर एक टेम्परेचर को शो करता था, इनमें से एक रिड्यूस हो गया, मीन प्रेशर रिड्यूस हो गया। सिंस द प्रेशर इज हेल्ड कांस्टेंट, द डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूसेस बाय 1। Hence the phase equation becomes, phase equation क्या हो जाएगी, F is equal to C minus P plus 1। 2 की बजाय हमने 1 पुट किया, रीजन प्रेशर कांस्टेंट है। तो अब हम वही कंपोनेंट 1 है हमारे पास, फेजेस 2 है, 2 पुट करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी 0। द सिस्टम अंडर द गिवन कंडीशन इज thus इनवेरिएंट, तो सिस्टम नॉन वेरिएंट कहलाएगा, ये किसी भी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल है, ये आप लोगों ने खुद इसको सॉल्व करना है। थैंक यू।